हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए देखिए, हम लोग जो बीएससी नर्सिंग का ठीक है तैयारी कर रहे हैं, इसमें देखिए आपका 160 लेकर आ गए हैं। ठीक है, मापन और मात्रक, मापन चैप्टर जो है मेजरमेंट, इसका हम लोग 160 लेकर आ गए हैं। क्या लेकर आ गए भैया? 160। और इसमें हम पूरा एक ही क्लास में पूरे जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट उनको क्लियर करेंगे। और उनको क्लियर करने के साथ साथ क्या देखेंगे भैया? साथ साथ ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर वाइज पूरा 160 कराने के बाद चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन भी अलग से करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 160, इसका अलग से भी एक क्लास में पूरा इसका क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट जितने लेकर आएंगे। इसमें तो 2 4 10 क्वेश्चन जैसे कि जहां जहां जरूरत होगी आपको क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी लोग, जो भी लोग नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो भी अच्छे से तैयारी करके बीएससी नर्सिंग में कहीं अच्छे से एडमिशन पा सके। ठीक है, और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि जो भी बच्चे 2025 में देखिए नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तैयारी देखिए उनकी यकीन बैच में हमारा देखिए यकीन बैच चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? यकीन बैच चल रहा है, जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करके और अच्छा नंबर लाकर अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन पा सकते हैं और अच्छे से पढ़ करके अपने आगे की जो मतलब जो भी है सपना वो साकार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या क्या होता है भाई बता दे। इसमें देखिए आपका जो है देखिए लाइव क्लासेस चलती हैं, क्लास नोट्स मीडियम मतलब जो क्लास का नोट्स होता है वो पीडीएफ मिलता है, मॉक टेस्ट होता है, डाउट ग्रुप होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पेपर बेस्ड क्लास होते हैं। जो क्लासेस आपकी होती है वो पेपर बेस्ड होती है। ठीक है, और ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं, केवल 399 है, मात्र 399 रुपीज में पूरा आपको बैच है। 399 बेटा बड़ी रकम नहीं कोई। ठीक है, आप इतना मार्केट 4 दिन चले जाते हैं तो फिर 2 लोग तो इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं। या तो हमारा ऑफिस का नंबर है 930 577 1375। ऑफिस का नंबर क्या देखिए 930 577 1375। इस नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, आज का ये जो हमारा चैप्टर है मापन और मात्रक, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। और एक बार जो भी लोग अभी नए हैं लाइक नहीं किए, लाइक शेयर कर दे और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है देखिए हम जानेंगे भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशि, चलिए भाई, भौतिक राशियां देखिए क्या होती है। देखिए वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी न किसी भौतिकी परिघटना से होता है। ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है वह क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक परिघटना, भौतिक परिवर्तन, जो परिवर्तित होने के पश्चात पुनः वापस आ सके, परिवर्तित होने के पश्चात पुनः वापस आ सके, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, सही भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिघटना। जैसे बर्फ को बाहर रखते हैं तो गर्म होकर क्या होता है? जल में बदल जाता है, फिर से जल को फ्रिज में रख देंगे फिर से क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा। तो ये परिवर्तन होता रहता है आपस में, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो जो राशियां भौतिक परिवर्तन से, भौतिक परिघटना से संबंध रखती हैं और जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और आसानी से मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? वह हमारा भौतिक राशि कहलाता है। भैया क्या कहलाता है? भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ये सब भौतिक राशि हैं। ताप है, ताप किसी वस्तु का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये भौतिक राशि हो गई। अब देखिए भौतिक राशियों का मापन देखना है भैया, भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, भौतिक राशि का मापन देखिए कैसे होता है भाई। देखिए किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मान के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। ठीक है, देखिए कि कोई भौतिक राशि है, उसके एक निश्चित मान से उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। या तो हम देखिए सीधे सीधे कर सकते हैं, ऐसे भी देखिए हम इसी को देखिए इस लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए किसी
अज्ञात राशि का दूसरे ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई एक अज्ञात राशि है, उसका दूसरे ज्ञात राशि से तुलना कर देंगे, संबंध बता देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। जैसे देखते दुकान पे जाते हैं ना सब्जी उब्जी खरीदने, तो क्या करते हैं, तराजू रखे होते हैं, तराजू के एक साइड एक पलड़े पर क्या करते हैं, एक प्लेट पे बटकरा रखते हैं, वाट बटकरा 1 किलो 2 किलो जो भी चाहिए, दूसरे साइड पे सब्जी रखेंगे जो भी आपको चाहिए, आलू बैगन जो भी, और आलू का नहीं पता है क किलो है, लेकिन उस बटकरे का दाम पता है, कि उस बटकरे का मान पता है कि वो 1 किलो का है 2 किलो का है, दोनों को बराबर कर देते हैं, रख के मापन हो गया, दोनों की तुलना कर देते हैं। तो इसमें से बटकरा जो है वो ज्ञात है, सब्जी क्या है, अज्ञात है, सब्जी अज्ञात है, अज्ञात राशि का ज्ञात बटकरे से तुलना कर देंगे, बराबर कर देंगे, हो गया मापन। ठीक है, मापन के लिए निम्नलिखित 2 बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी 2 बातें, देखिए, मात्रक और आंकिक मान, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक और आंकिक मान, ये इन 2 बातों का होना बहुत आवश्यक है भाई। ठीक है, अब देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के तुलना जिस सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत की जाती है, तो जिससे उसका मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे अगर हम बात करें, देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा बड़े भैया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लंबाई को क्या नाप दें, किलोग्राम में माप दें, लंबाई को किलोग्राम में माप दें, समय को हम किस में माप दें, समय को केल्विन में माप दे, ताप को किस में माप दे, ताप को मोल में माप दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, मतलब जिसमें उसका मापन करते हैं वही क्या होता है, उसका यूनिट होता है, मात्रक। और आंकिक मान क्या होता है, कोई राशि है, किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है, किसी भी राशि में उसका मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है, जितनी बार शामिल होता है, वही उसका क्या कहलाता है, संख्यात्मक मान। लिखते समय हम पहले संख्यात्मक मान लिखते हैं, फिर मात्रक लिखते हैं। जैसे देखिए ये एक रस्सी की लंबाई है, अब इस रस्सी की लंबाई में देखिए हम देखेंगे मीटर पैमाना कितनी बार रख रहे हैं, देखिए 1 2 3, हम 3 बार रखे, एक रस्सी की लंबाई है, इसमें मीटर पैमाना 3 बार रखे, तो सर आंकिक मान 3 हो गया, और मात्रक क्या है इसका, मीटर ना, मीटर में मापेंगे ना, लंबाई है तो किस में मापेंगे, मीटर में। तो पहले हम संख्यात्मक मान लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, मात्रक लिखेंगे। जैसे अगर किसी बर्तन में, किसी बड़े बर्तन में क्या हो, दूध या पानी तेल कुछ भरा हो, अब 1 लीटर का हमें क्या होता है, मात्रक मिलता है, 1 लीटर से उसको निकालेंगे, जितनी बार निकालेंगे उतना लीटर है उसमें, 10 बार में खत्म कर देंगे तो उसका संख्यात्मक मान 10 हो गया, और मात्रक क्या हो गया, लीटर हो गया, 10 लीटर, इस हिसाब से देखिए होता है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या है, देखिए मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या होता है भाई, देखिए मूल राशि और मूल मात्रक, देखिए वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल राशि कहलाती है। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक जगत में कुल 7 मूल राशियां हैं, भौतिक जगत में 7 मूल राशियां हैं जो निम्नलिखित हैं, देखिए क्या है, जैसे देखिए लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, या पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, मोल होता है, क्लियर है, मोल होता है। अब देखिए इसमें 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 मीटर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, देखिए 1 मीटर, देखिए हम यही कहेंगे ना, देखिए सिंपल सा कहेंगे, देखिए प्रकाश द्वारा आप सिंपल सा याद करेंगे, देखिए निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकेंड में चली दूरी
ये क्या कहलाती मीटर, क्योंकि 3 × 10 का 8 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी चलता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो उतने सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर होगी। 1 किलोग्राम देखिए क्या है, देखिए ये देखिए कार्बन 12 के, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान, और इसमें देखिए 1/12 का गुणा कर देंगे, मतलब कि कार्बन 12 के द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। सही, ये तो 1 यूनिट आ गया ना, 1 मिनट, ये नहीं रहेगा भाई, ये रहेगा, देखिए सीधे सीधे हम कर देंगे। देखिए 1 किलोग्राम देखिए क्या रहेगा, देखिए पेरिस के निकट देखिए अंतरराष्ट्रीय बाटमाप कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम इरिडियम धातु की एक टुकड़ा रखा गया, इसी के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 सेकेंड क्या है, देखिए परमाणु घड़ी में देखिए वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम धातु की सुई 9,19,26,31,770 बार कंपन करती है। जब इतना बार कंपन कर लेती है तो क्या होता है, देखिए बार हम लिख देंगे, देखिए बार कंपन करती है। 1 केल्विन क्या है, देखिए आप जानते हैं शुद्ध जल के क्वथनांक और शुद्ध बर्फ के गलनांक के तापांतर के समय भाग को 1 केल्विन कहते हैं, ऐसे ये देख लेंगे, ठीक है। ये तो बस हमको जरूरी यही है कि कौन कौन सी मूल राशि है और इसके कौन कौन से मात्रक है। आगे देखिए क्या है, व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल राशियां अभी हम पढ़े, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशि से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए व्युत्पन्न राशि देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक व्युत्पन्न राशि देखिए क्या दिया गया, आयतन। आयतन में देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब मीटर का ही, मीटर का 3 बार यूज हुआ। मीटर मूल राशि है, मूल राशि का 3 बार यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। वेग विस्थापन बटे समय, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी क्या देखिए आ गया हमारा, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। मीटर भी जरूरत हो रही है, सेकेंड के भी जरूरत हो रही है, ठीक है। आगे देखिए पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। पूरक देखिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त तो 2 और राशियां होती हैं, पूरक राशि, ठीक है। जैसे कौन कौन सी, देखिए एक देखिए राशि है पूरक राशि में, देखिए पहला कोण, कोण का मात्रक रेडियन होता है। एक घन कोण है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। ये तो देखिए हमारा मात्रक था। अब ये आ जाएंगे हम मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां आ जाएंगे भाई, मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखिए मापन की पद्धतियां में हम देखेंगे, पहला देखिए हम लिखेंगे यम के यस पद्धति। यम के यस पद्धति को देखिए हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें देखिए लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, समय का मात्रक सेकेंड, लंबाई द्रव्यमान और समय का मात्रक मीटर किलोग्राम सेकेंड हो। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे क्या कहते हैं, देखिए उसको हम बोलते हैं भैया यमकेस पद्धति। इसे हम जाजी पद्धति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जाजी पद्धति भी, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरी पद्धति देखिए क्या है हमारी, सीजीएस पद्धति है। अब सीजीएस पद्धति देखिए क्या है, इस पद्धति को गौसी पद्धति भी कहते हैं, गौसी पद्धति कहते हैं। इसमें देखिए सीजीएस देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में हो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में हो और समय का मात्रक सेकेंड में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया, देखिए उसको हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति,
देखिए फुट पाउंड सेकेंड, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट में हो और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में हो, समय का मात्रक सेकेंड हो, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस पद्धति। एक देखिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई पद्धति जैसे देखिए क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, पद्धति। 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक राशियां होते हैं। इस पद्धति में देखिए एसआई में 7 मूल राशि रहेंगी और 2 जो पूरक है राशि वो भी रहेगी। मूल राशि और पूरक राशि मिलकर के एसआई में होते हैं। अब देखिए भौतिक राशियों के बीमा सूत्र एवं बीमाएं, भौतिक राशियों की बीमा सूत्र एवं बीमाएं। देखिए भौतिक राशियों की बीमा सूत्र क्या होती है, बीमा क्या होती है। देखिए किसी भी भौतिक राशि को के मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में बदलने पर, क्या बदलने पर भैया, मूल मात्रक में बदलने पर उनके ऊपर लगाए गए घातों को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। मूल मात्रक में बदलने पर मूल मात्रकों के ऊपर लगाए गए घात को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, और इस व्यवस्था को बीमी सूत्र कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे, देखिए मान लीजिए कि देखिए हमारे पास ना चाल है, चाल, चाल का मात्रक देखिए क्या होता है भैया, चाल का मात्रक देखिए होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए L अपान टी, इसको देखिए हम लिख सकते हैं एल टी के पावर -1। तो ये देखिए जो ये है ना, ये क्या है, देखिए ये बीमा सूत्र है, बीमा सूत्र। और अगर इसका बीमा पूछेगा तो बीमा देखिए क्या आ जाएगा भैया, 1 - 1 ना। अब देखिए किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में बदलने पर, मतलब मीटर में सेकेंड में बदलने पर इनके ऊपर जो घात लगता है वो बीमा कहलाता है, और इस व्यवस्था को बड़े कोष्ठक में रख देंगे तो बीमा सूत्र कहलाएगा। इस व्यवस्था को अगर हम बड़े कोष्ठक में रख देंगे तो क्या कहलाएगा, बीमा सूत्र कहलाएगा, बीमा सूत्र कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए बीमा सूत्र तो कहलाएगा। यहाँ देखिए कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं दी गई हैं। जैसे देखिए पहला अभी हम किए थे वेग विस्थापन बटा समय, देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड एल टी के पावर -1। त्वरण में देखिए वेग बटा समय मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एल टी के पावर -2 हो गया है। ऐसे देखिए कुछ भौतिक राशियां दिए हैं, इनके मात्रक दिए, एसआई मात्रक, इनका बीमा दिए हैं। तो आप इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, पीडीएफ से याद कर लेंगे। और इसी प्रकार देखिए एक और है, क्या है, देखिए भौतिक राशि है, इसमें भी देखिए सब ढेर सारा है, इसमें भी देखिए बीमा दिए हैं, सूत्र दिए हैं। एक बार आप निकालना सीख लेंगे। जैसे देखिए बल का अगर हम बात करें, बल का क्या होता है, देखिए न्यूटन। लेकिन न्यूटन देखिए क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। जब हम इसको मूल मात्रक में बदलते हैं तो मूल मात्रक में देखिए ये क्या आ जाता है भैया, देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एम, ये यल आ जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2। तो ये देखिए बल का बीमा हो गया, बीमा सूत्र। ऐसे अगर आप मात्रक याद कर लेते हैं तो बीमा सूत्र आप खुद निकाल लेंगे, बीमा सूत्र आप क्या करेंगे, खुद ही निकाल लेंगे भैया। क्लियर है। अब देखिए बीमी समघातता का सिद्धांत। बीमी समघातता का सिद्धांत देखिए क्या होता है, इसका सिद्धांत ये होता है कि अगर कोई समीकरण सही है ना, एक सही बीमी समीकरण समजातीय होनी चाहिए, मतलब इसके दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष दोनों का बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई समीकरण है और वह समीकरण कैसा हो भैया, वह समीकरण सही हो, सही बीमी समीकरण हो, तो इस समीकरण के दाहिने और बाएं ओर के जो बीमाएं होंगी समान होंगी, दोनों तरफ की बीमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। अब देखिए बीमी विश्लेषण देखिए क्या होता है। बीमी विश्लेषण के द्वारा देखिए विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध की स्थापना की जा सकती है तथा परिशुद्धता, व्युत्पत्ति और बीमी सामंजस्यता का पता लगाया जा सकता है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। देखिए किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करने में, कोई भी भौतिक समीकरण है उसके सत्यता की जांच करने में, जैसे देखिए यही है ना, देखिए एक समीकरण देखिए b बराबर देखिए क्या दे दिया, u + at,
ठीक है। अब इसके देखिए समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। देखिए इस साइड का क्या रहेगा, देखिए एल टी के पावर -1 और इधर का देखिए क्या रहेगा, देखिए एल टी के पावर -1 और देखिए यहाँ त्वरण है, त्वरण का क्या रहता है, देखिए एल टी के पावर -2 और फिर देखिए क्या आ जाएगा टी। ये देखिए टी, एक टी काटेगा तो -1 बचेगा, मतलब ये आ जाएगा देखिए एल टी के पावर -1 और देखिए इधर आ जाएगा 2 एल टी के पावर -1। मतलब देखिए इस संख्या से मतलब नहीं हमको, जो बाहर संख्या है, हमें केवल कोष्टक वाले बीमा से मतलब, बीमा सूत्र से। दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर है तो इसका मतलब ये समीकरण सत्य है। तो समीकरण के सत्यता की जांच करने में भी हम क्या करते हैं, बीमा का उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए उपयोग जो हम करते हैं, देखिए किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना। कोई भौतिक राशि है, उसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करना है, तब हम क्या करते हैं भाई, देखिए तब भी हम किसका उपयोग करते हैं, देखिए बीमा का उपयोग करते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना भी इसी से होता है। बहुत सी जो भौतिक राशियां हैं उनके बीच संबंध भी स्थापित किया जाता है, उनके बीच संबंध भी स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस विधि से किसी सूत्र की उपस्थिति, देखिए इसमें दिया है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी नीचे लिखी है भाई, निम्नलिखित कहाँ लिखे, देखिए यहाँ पे, इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कोई ऐसा मान हो नियतांक हो जिसकी बीमा ही न हो, जिसका मात्रक ही नहीं होता हो, बीमा ही ना हो, तब हम उसको बीमा वाले सूत्र से तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बीमी विधि से। तो जिसमें क्या होता है, बीमा नहीं होता है, उसका हम इससे नहीं कर सकते हैं मापन। जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसे भी हम बीमी विधि से नहीं उसका विश्लेषण कर सकते हैं, बीमी विधि से उसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे देखिए साइन थीटा, कास थीटा, लाग यक्स, ये सब है, इन सब का भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता बीमी विधि से। क्यों? क्योंकि भैया इन सब का तो बीमा ही नहीं होता है। साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है, कास थीटा का मात्रक नहीं होता है, लाग यक्स का मात्रक नहीं होता है, ये सब का मात्रक ही नहीं होता है। और जब मात्रक होता ही नहीं है तो बीमा भी नहीं होगा, मात्रक नहीं होता है तो इसका बीमा भी नहीं होगा, और जब बीमा नहीं रहेगा तो इस पर बीमी नियम लागू ही क्यों होगा भैया। और देखिए कह रहा है कि आंकिक नियतांकों की कोई बीमा नहीं होती। जो आंकिक नियतांक होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 संख्या होते हैं, इनका भी कोई बीमा नहीं होता है। लघु गणक का भी कोई बीमा नहीं होता है, लाग वाले का भी कोई बीमा नहीं होता है, क्योंकि इन सबके मात्रक ही नहीं होते ना। और जब मात्रक वे नहीं होंगे तो इसका बीमा कहां से होगा। अगला देखिए मापक यंत्र। मापक यंत्र क्या होता है भैया, मापक यंत्र। अब देखिए वे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उन्हें मापक यंत्र कहते हैं। वे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उसे मापक यंत्र कहते हैं। जैसे देखिए कि वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाना क्या होता है, देखिए पैमाना, फीता, वर्नियर, कैलिपर्स इत्यादि का उपयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए, तो ये मापक यंत्र हो गया। जिसका उपयोग करेंगे वही क्या होगा, हमारा मापक यंत्र। मापक यंत्रों की परिशुद्धता। परिशुद्धता देखिए यहाँ है, देखिए परिशुद्धता यह बताती है कि राशि किस विभेद या सीमा तक मापी गई है। परिशुद्धता यह बताती है कि कोई जो राशि है वो उसमें उसका जो वास्तविक मान है और जो प्रायोगिक मान है दोनों में कितने का अंतर है, वह कितना शुद्धता तक मापा गया है, कितने का अंतर है ये, ठीक है, कितने का दोनों में क्या है, अंतर है। मतलब वह अपने वास्तविक मान के कितना पास तक मापा गया है, कितना अधिक से अधिक पास तक, ठीक है। आगे देखिए मापन में त्रुटियां हैं। मापन में त्रुटियां देखिए क्या होता है, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अगर देखिए कोई हम मापक यंत्र ले रहे हैं, ठीक है, और उस मापक यंत्र से मापन कर रहे हैं किसी चीज का, अब मापन में अनिश्चितता हो रही, मतलब एक बार मापे कोई और मान, 2 बार मापे कोई और मान, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और ये जो त्रुटियां होती हैं 2 वर्गों में विभाजित होती हैं। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर,
ठीक है। ये एक नियम के अनुसार एक क्रमिक रूप से होता रहता है, एक ही दिशा में होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे तराजू देखिए ना, अभी बताए थे एग्जाम्पल, तराजू के जिधर सामान रखना होता है, सामान के साइड उधर देखेंगे तो तराजू वाला क्या करता है, नट बाल्टू लटकाया होता है। अब उसका उतना हमेशा फायदा हो रहा है, आपका उतना लॉस हो रहा है, और वो एक क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से किया है, इतने ढंग से किया है कि आप उसको बोल भी नहीं सकते, वो कहेगा बैलेंस करने के लिए लगाए हैं। या तो फिर आप देखेंगे कि छोटा सा एक नट है, छोटा सा बाल्टू है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि चलो इतने में क्या होगा, चीनी खरीद रहे हैं 1 किलो, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा दिन भर में 100 लोग खरीदेंगे तो उसका 1 किलो फायदा हो जाएगा दुकानदार को, और सबको मिला के क्या हो गया, 1 किलो घाटा हो गया। तो ये सिस्टमेटिक होता है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा त्रुटि देखिए क्या है, यादृच्छिक त्रुटियां। क्या है भैया, यादृच्छिक त्रुटियां, ऐसी त्रुटियां जो परिमाण और दिशा में यादृच्छिक होती हैं, मतलब जो हो भी जाती हैं त्रुटि और उनके होने का पता भी नहीं चलता कि प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ, कुछ पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है भैया, ये कहलाती हमारी यादृच्छिक त्रुटियां। जैसे देखिए डीजल पेट्रोल भरवाते हैं ना, 1-2 पॉइंट कम बेसी होता है, आपको बस लगता है कि कम ही हो रहा है, कभी कभी 1-2 पॉइंट ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम, लेकिन इसका पता नहीं चलता, हमको क्लियर एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कितना कम हुआ है कितना बेसी हुआ है। अब देखिए त्रुटियों के की अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एक्सप्रेशन मतलब दिखाना, बताना, उसे समझाना, ठीक है, दूसरे के सामने जाहिर करना। तो देखिए अभिव्यक्तियों के आधार पर त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहले देखिए निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि देखिए क्या होता है, किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, कौन कौन सा मान भैया, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान जो हम लोग प्रयोग किए हैं, या तो मापित मान कर सकते हैं, दोनों के अंतर के क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान को। निरपेक्ष के लिए देखिए ऐसे माड लगा देते हैं, इस माड का मतलब कि अब इसके अंदर आएगा तब भी प्लस रहेगा, बाहर जाएगा तब भी प्लस होगा। तो दोनों के देखिए वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के जो अंतर होता है, इस अंतर के निरपेक्ष मान को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अंतर के निरपेक्ष मान को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है, कोई भौतिक राशि का वास्तविक मान a है, और विभिन्न प्रेक्षण में, मतलब उसको हम एक बार मापे तो मान कितना मिला, a1 मिला, दूसरी बार मापे तो a2 मिला, तीसरी बार मापे तो a3 मिला, a4 मिला, ऐसे an मिल गया। अब इसमें अलग अलग जो त्रुटि होगी देखिए, डेल्टा a1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a1, डेल्टा a2 करेंगे तो a माइनस a2, डेल्टा a3 करेंगे तो a माइनस a3, ऐसे डेल्टा an कर देंगे तो सभी क्या होंगे, अलग अलग त्रुटियां मिल जाएंगी। अब ये अलग अलग त्रुटियां क्यों निकालते हैं बता रहे हैं, देखिए अगला जो हमारा मान है, अगला क्या देखिए, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है भैया, माध्य त्रुटि या फिर औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि देखिए क्या होता है, देखिए विभिन्न प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। ये जो अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां आई है यन, सबका समांतर माध्य कर देंगे। देखिए डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डेल्टा n अपान n, इसी को सूत्र रूप से इसे n को बाहर लेके प्लस को देखिए हम समेशन से दिखाते हैं, डेल्टा i कर दिए, i का मान देखिए 1 2 3 4 रखते हुए n तक जाना है, यही ना, 1 2 3 4 5 रखते हुए n तक जाना है। तो ये देखिए हो गया हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अगला देखिए क्या रहेगा, अगला देखिए रहेगा हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि देखिए क्या होता है, देखिए औसत त्रुटि और वास्तविक मान, औसत त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। औसत त्रुटि और वास्तविक मान दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। देखिए यहाँ औसत त्रुटि है, औसत त्रुटि में वास्तविक मान का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा। इसी के बाद देखिए हम देखेंगे एक है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि देखिए सबसे सिंपल है, प्रतिशत त्रुटि सबसे सिंपल है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर दे, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होता है। भिन्नात्मक त्रुटि है देखिए डेल्टा a अपान a,
डेल्टा ए अपान ए भिन्नात्मक त्रुटि है। अब इस भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, तो इसे बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। 100 का गुणा कर दिया गया तो क्या बोलेंगे भैया, प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे। और देखिए इसमें एक है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले जो अलग अलग हम त्रुटियां निकाले हैं सभी त्रुटियों का वर्ग कर देंगे जो अलग अलग था। वर्ग करने के बाद समांतर माध्य निकालेंगे और समांतर माध्य निकालने के बाद फिर से वर्गमूल करेंगे। मतलब पहले देखिए सभी त्रुटि का वर्ग करना, वर्ग के बाद समांतर माध्य निकालना, फिर इसका वर्गमूल कर देना, क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। क्या कहलाता है भैया, वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है। देखिए अगला देखिए क्या है, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन देखिए क्या हुआ, त्रुटियों का संयोजन देखिए निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से, देखिए निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। योग और व्यवकलन मतलब अंतर में त्रुटि। देखिए योग का मान हो या व्यवकलन का मान हो, अधिकतम त्रुटि की बात होगी तो यहाँ प्लस ही आएगा। देखिए अधिकतम त्रुटि में, अधिकतम त्रुटि चाहे जिसके लिए हो, देखिए योग या फिर जो भी, अधिकतम त्रुटि, ठीक है। मतलब चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो राशियों को, जब उसका अधिकतम त्रुटि पूछेगा तो अधिकतम त्रुटि पूछेगा तो हम क्या कर देंगे भाई, अधिकतम त्रुटि के लिए देखिए सिंपल सा हम कर देंगे, दोनों त्रुटि का योग कर देंगे, दोनों त्रुटियां का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ये हो गया हमारा अधिकतम त्रुटि, ठीक है। इसके बाद देखिए गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन और विभाजन में देखिए त्रुटि देखिए क्या होगा, देखिए यदि देखिए राशियों का गुणा किया गया तब भी त्रुटि यही रहेगी, भाग किया रहेगा तब भी यही त्रुटि होगी, ठीक है। अगर देखिए यहीं पे देखिए आ जाएगा z इज इक्वल देखिए x अपान y, तब भी देखिए यही मान आएगा, तब भी देखिए भिन्नात्मक त्रुटि यही आएगी। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात होगी, प्रतिशत त्रुटि, तब देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा z अपान z गुणे 100 प्लस सही इज इक्वल डेल्टा x अपान x गुणे 100 प्लस डेल्टा y अपान y गुणे 100। ये देखिए आ गया क्या हमारा, गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। एक और पॉइंट है और वो पॉइंट देखिए क्या है भाई, देखिए देखिए मापित राशि की त्रुटि। देखिए यदि किसी राशि के घात में मान आ रहा है, जैसे x घाते यम है, तो जब इसका त्रुटि ज्ञात करेंगे तो यम का गुणा कर देंगे। जो उस राशि के घात में लगा होता है, जो उस राशि के घात में लगा होता है उसे हम क्या करते हैं, घात से लाकर मल्टीप्लाई में कर देते हैं। कहां कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, मतलब गुणा में कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाएगा सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं, देखिए सार्थक अंक कोई बता सकता है भाई, सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? देखिए सार्थक अंक जो होता है, देखिए उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। उन अंकों की संख्या को जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे देखिए अगर हम देखिए 100 लिख दें और देखिए 105 लिख दें, ठीक है, तो इसमें देखिए और फिर क्या लिख दें, देखिए 150 लिख दिए, इसमें देखिए एक सार्थक अंक, इसमें देखिए क्या रहेंगे, देखिए 3 सार्थक अंक, और इसमें देखिए क्या रहेगा 2 सार्थक अंक। मतलब इस राशि को व्यक्त करने के लिए निश्चित रूप से केवल एक अंक की जरूरत है, तो एक सार्थक अंक हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए 3 अंक चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए 2 ही अंक चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम रहेंगे। पहला नियम देखिए क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, नॉन जीरो। जितने भी देखिए अशून्य अंक है, जितने भी अशून्य अंक हैं वो क्या कहलाते हैं, वो देखिए सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। जैसे देखिए एक राशि है 2929,875 में 5 सार्थक अंक है। कितने अंक है, 5 सार्थक अंक। ये भी देखिए शून्य है, ये भी शून्य, कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है, तो जितना है सबको सार्थक अंक मान लेना है।
1 से लेके 9 तक के अंक कहीं भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सार्थक अंक में ही गिने जाते हैं, सार्थक अंक में। ठीक है। नियम नंबर 2 देखिए क्या है, किसी माप में दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य आते हैं सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं भैया, सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे देखिए ये भी देखिए अशून्य अंक है, ये भी, इसके बीच का शून्य सार्थक अंक रहेगा। अब यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, 4। जैसे अभी हम लिखे थे ना 105 में कितने होंगे, 3 सार्थक अंक। कितने, 3 सार्थक अंक। ठीक है। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि अगर शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में है तो इसको हम सार्थक अंक गिन लेते हैं, मान लेते हैं। आगे देखिए नियम नंबर 3 देखिए क्या है, किसी माप में दशमलव बिंदु, ठीक है, के पहले अशून्य अंक न होने पर दशमलव तथा अशून्य अंक के बीच का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। देखिए अगर दशमलव के पहले कोई अंक न हो, यहाँ पर रहता तब ठीक है, अगर नहीं है जैसे देखिए तो इसमें कितने होंगे, केवल 2 सार्थक अंक, क्योंकि इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए ऐसे आ जाता, या फिर देखिए अब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 2 5, 5 सार्थक अंक। इसमें देखिए कितने सार्थक अंक है भैया, 4। ठीक है। अगर ये देखिए दशमलव है, दशमलव पहले कोई अशून्य अंक है तब इस शून्य को सार्थक अंक लेंगे। अगर अशून्य अंक नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो उसको हम सार्थक अंक में नहीं मानते हैं, सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। आगे देखिए क्या है, नियम नंबर 4 देखिए, किसी माप में यदि दशमलव बिंदु है तो दाहिनी ओर अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि कोई माप है इसमें दशमलव बिंदु है तो दाहिनी ओर के अशून्य सार्थक अंक, जैसे देखिए यहाँ दशमलव लग गया, अब दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे, देखिए इसके पहले क्या है, अंक है, अब इसके बाद जितने भी शून्य आएंगे सब क्या होंगे, सब सार्थक अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक। किसी माप में लिखी गई 10 के घात का अंक सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे ये हो गया, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, 2 असार्थक अंक, क्योंकि ये जो देखिए 10 के घात में है ये सार्थक अंक नहीं है, 10 के जो घाते लगा है वो सार्थक अंक नहीं है। ठीक है। बिना दशमलव की किसी माप में अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 0.2 लगा है, ठीक है, तब देखिए 2 सार्थक अंक है। अगर देखिए इसमें दशमलव नहीं लगा है तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल 1 सार्थक अंक होगा। जैसे हम बताए थे ना, अभी 100 है तो 100 में भी केवल 1 होगा। अगर इसमें दशमलव नहीं लगा है तो इसके बाद के जितने भी शून्य होंगे सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे भैया। क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे, सार्थक अंक होंगे। क्लियर है, बोलिए क्लियर है भाई। क्लियर है तो एक बार लाइक कमेंट तो बनता है भाई। बोलिए क्लियर है। चलिए यहां देखिए अगला देखिए नियम है, नियम नंबर 7 देखिए, दशमलव बदलने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव यहाँ 2 अंक पे था, 1 अंक पे चला गया, लेकिन यहाँ भी 3 सार्थक अंक है, यहाँ भी 3 सार्थक अंक है। जब 0 रहता है तब देखा जाता है कि दशमलव पहले अंक है कि नहीं, 0 लगा है क्या है। वो कब देखा जाता है, जबकि इसमें 0 लगाओ, 0 नहीं लगा है तो दशमलव को आगे पीछे कहीं भी खिसका दीजिए, उसका सार्थक अंक हमेशा वही रहेगा। देखिए सार्थक अंकों का अंक गणितीय क्रियाएं, सार्थक अंकों की अंक गणितीय क्रियाएं। देखिए सार्थक अंक क्या, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए जोड़ने व घटाने से पहले सभी मापित मान शून्य न्यूनतम दशमलव बिंदु तक लिखे जाने चाहिए। ठीक है। योग करने के लिए, भाग करने के लिए देखिए माना 2 मापित मान गुणा और भाग किए जाने हैं, उसमें न्यूनतम सार्थक अंक क्या होंगे, n है, तब गुणनफल का तथा भागफल के सार्थक अंक भी n होंगे। मतलब गुणा भाग भी कर रहे हैं तो जो उसमें सबसे कम वाला सार्थक अंक रहेगा वही वाला हम यहाँ भी रखेंगे। जैसे देखिए एक दे दिया है 127.87, देखिए यहाँ 3.62 और कितना है देखिए 450.1, 44.69 और ये दे दिया। इनका योगफल ज्ञात करो। पहले देखिए हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 127.87, फिर देखिए 3.62
6 2 4, फिर देखिए 450.1, 450, एक मिनट, 450.1, ठीक है। अब देखिए 44.69, फिर 44.69, और फिर देखिए लास्ट में क्या, देखिए 5432.6। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, इसके बाद देखिए जीरो लगा दो, और यहाँ पे देखिए जीरो लगा दो, और यहाँ पे देखिए जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो जीरो जीरो, सब जीरो। अब देखिए पहले देखिए 4 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, देखिए 7 2 9 9 18 की 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 6 14 14, और 6 24, 1 25, 6 31 ना, देखिए 6 6 12 8 20, और 20 6 26 से 27। अब 27 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 28 दशमलव लग गया। अब देखिए 7 3 10 6 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। फिर देखिए इधर, देखिए 2 5 2 7, 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 ना। अब हासिल इसका कितना था, देखिए 7 3 10, अच्छा देखिए 4, देखिए 4 3 7, 7 7 14, और एक हासिल 15। और इधर देखिए क्या आ जाएगा भाई, देखिए 4 4 8 1 9, 1 10 की 0, और फिर देखिए इधर कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में देखिए दूसरा एग्जांपल दिया है, देखिए चूंकि देखिए इसी का दे दिया कि देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए इसी का मान देखिए क्या दे दिया, देखिए सार्थक अंक की दृष्टि से ये इतना ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा सार्थक अंक क्या है, देखिए इसमें ये है, एक अंक पे दशमलव लगा है, तो हम इसका आंसर भी जब लिखेंगे तो देखिए क्या रहेगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए एक गत्ते के सीट की लंबाई देखिए कितना है, 1.78 मीटर तथा चौड़ाई 1.1 मीटर है। सीट का क्षेत्रफल ए बराबर, देखिए दोनों का गुणा कर देंगे, 1.78 गुणे 1.10 गुणा करके लिख देंगे बस। एक देखिए 2 ही अंक तक बस है, बस लिखना, तो देखिए गुणा करके 2 अंक तक लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे दशमलव के बाद, ठीक है। आगे देखिए क्या है, परिमाण की कोटि। परिमाण की कोटि देखिए क्या होता है, किसी राशि के निकटतम 10 के घात में बदलने के लिए, बदलने पर 10 के घात में जो मान होता है उसे कोटि कहते हैं। जैसे देखिए 3.15 है गुणे 10 घाते 6, तो इसमें 10 घाते 6 क्या हो जाएगा, कोटिमान हो जाएगा, 10 घाते 6। अब देखिए कह रहा है यदि दशमलव संख्या का मान 3.16 से बड़ा है तो 10 के घात में 1 जोड़ देंगे, 3.16 से बड़ा है तो 10 के घात में 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए अगर हम लिख दें 4.5 गुणे 10 घाते 3, तो इसका देखिए कोटिमान क्या आएगा, देखिए इसका कोटिमान देखिए आ जाएगा सीधे सीधे, देखिए 10 घाते 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 घाते 4। अब देखिए अगर दशमलव में संख्या 3.16 से छोटा रहेगा तब तो ठीक है, 3.16 से बड़ा होगा तो घात में 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए 0.0076। अब देखिए इसको हम लिख देंगे 7.6 गुणे 10 घाते -3। अब देखिए कोटिमान लिखते समय उत्तर क्या हो जाएगा, 10 घाते -3 प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 घाते -2, ये आ जाएगा कोटिमान, कोटिमान आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3.16 से छोटा रहेगा तो कोटिमान वही रहेगा, अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, एक जोड़ देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है भाई, देखिए बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है आप लोग बताएंगे भाई। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, और देखिए किग्रा प्रति मीटर, या फिर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए ये होता है भाई बल का मात्रक, देखिए न्यूटन खुद है बल का मात्रक, अभी हम लोग बताए थे, देखिए न्यूटन। अब देखिए न्यूटन के लिए क्या रहेगा, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं भाई।
देखिए ये क्लियर है ना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है, फ्रांसीसी मात्रकों की प्रणाली होती है। फ्रांसीसी मात्रकों की प्रणाली क्या होती है? फ्रांसीसी मात्रक की प्रणाली क्या होती है? देखिए सीजीएस होती है। सीजीएस कौन सी होती है भैया? सीजीएस होती है। फ्रांसीसी मात्रक की जो प्रणाली होती है फ्रांस भाषा में, वो क्या होता है? सीजीएस पद्धति होता है, सीजीएस। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्रकाश वर्ष में से किस भौतिक का मात्रक है? निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए हम लोग देखेंगे, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 10 घाते लगभग में 16 मीटर, 10 घाते 16 मीटर। तो ये किसका मात्रक है? देखिए दूरी का हुआ ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए दूरी का मात्रक हो गया। किसका आगे भैया? दूरी का मात्रक। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और ये देखिए निम्नलिखित इकाइयों की प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर को प्रदर्शित करती है? देखिए जितनी भी हमारी भौतिक जगत में इस समय चल रही है मात्रक की प्रणाली, वो क्या किसमें होती है? यस आई प्रणाली। किसमें होती है भैया? यस आई प्रणाली में होती है। यस आई प्रणाली, क्लियर है? यस आई प्रणाली में होती है भैया। जितनी भी हमारी देखिए क्या होती है, देखिए इकाइयां होती हैं, ठीक है, वो कौन सी प्रणाली? देखिए चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर को प्रदर्शित करती है, तो यस आई प्रणाली करती है। कौन करती है? यस आई प्रणाली। ठीक है भैया, यस आई प्रणाली करती है। इसके साथ साथ देखिए किस समूह में 3 नियतांकों की विमाएं समान होती हैं? तीनों नियतांकों की विमाएं समान किसमें होती है भैया? समान किसमें होती है ये आपको देखिए बताना है। ये एच डब्ल्यू है, ये क्या है? एच डब्ल्यू है। कमेंट में आंसर देना है। किसमें देना भैया? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर सबको देना है। इसका आंसर किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें देना भैया कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अब देखिए एक हम देखिए ना, आपको ना बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए सिंपल सा, देखिए हम लिखेंगे, देखिए 5 न्यूटन को डाइन में बदलो। ठीक है, या तो देखिए कर देगा कि किसी राशि का, देखिए जो यस जो देखिए एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में मात्र कितना? 5 न्यूटन है। और इसको हमें बदलना है सीजीएस में। किसमें? एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। तो देखिए इसका हम कैसे करेंगे? देखिए n1 का मान देखिए 5 है, और u1 का मान भी देखिए न्यूटन का विमा देखिए mL/10⁻², यहाँ भी वही रहेगा, तो यहाँ 1 1 कर दो। ठीक है, और देखिए यहाँ n2 का मान क्या होगा पता नहीं, n1 सही u2 ना, u2 का मान देखिए क्या रहेगा? देखिए m2L2T2⁻⁻1। ठीक है, अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, देखिए n1u1 बराबर n2u2। ठीक है, और यहां से देखिए n2 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए n1u1/u2। अब देखिए हम इसका मान रख देंगे भाई। देखिए मान क्या रखेंगे? देखिए इसमें देखिए हम मान रख देंगे कि देखिए 5, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा, देखिए कितना कितना देखिए आ जाएगा m1/m2 और L1/L2, और देखिए T1/T2 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो छूट गया -2, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या के घात एक एक है, एक के घाते चाहे जितना लगाओ वही मान देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 गुणे क्या आ जाएगा? देखिए m1 जो है देखिए न्यूटन में है। न्यूटन मतलब एमकेएस पद्धति किसमें आ जाएगा? देखिए किलोग्राम। किसमें आ जाएगा? देखिए किग्रा। और ये किसमें है? देखिए ग्राम में, सीजीएस में है, सीजीएस में ग्राम। इसी प्रकार देखिए ये आ जाएगा 1 मीटर, और ये देखिए क्या रहेगा भैया? देखिए अगर इसको हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब देखिए 5 गुणे किग्रा को ग्राम में बदलेंगे तो 1000, और इसका देखिए मीटर को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 100। तो ये देखिए आ जाएगा 5 × 10⁵ 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भैया? डाइन।
न्यूटन से डाइन बदल गया, मतलब MKS पद्धति से किस में हो गया, CGS पद्धति में। इस प्रकार बदलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर इसका तो आपको देना है SW। और बता दे फिर से एक बार भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज जैसे एम्स हो गए, ठीक है, CNET, अब ये सब आपका CNET हो गया, तो इसमें आप एडमिशन पाने के लिए देखिए जितना जबरदस्त, जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर भैया आप अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। फीस मात्र 399 से ऊपर नहीं है। इसके बाद देखिए आपका लाइव क्लास, सब इसमें क्लास नोट का PDF मिलेगा। मॉक टेस्ट अभी पिछले संडे को हुआ था, इस संडे को भी है। इसके बाद देखिए डाउट ग्रुप है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर बेस्ड क्लास चलाए जाते हैं, मतलब पेपर में किस हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस हिसाब से ये क्लास चलाया जाता है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें जुड़ने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा ऑफिस का नंबर है 930 577 1375। क्या है भैया, 930 577 1375। आप इस नंबर पर भी कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए। अगर आपको इस साल BSc नर्सिंग का पेपर देना है और निकालना है, अच्छे जगह पढ़ना है, तो यकीन करके इस यकीन बैच में जुड़िए भैया। बहुत बड़ी रकम नहीं है। बाजार जाते हो तो चाट फुल्की खाने में फ्रेंड के साथ निकले, अगर 2 दिन निकले 2-3 फ्रेंड, तो 400-500 तो इसी खत्म कर दो। तो मिनिमम 100 रुपया तो हो ही जाता है एक दिन में। 3-4 फ्रेंड है तो 20-20 रुपया खर्चा करोगे, हो गया 70-80 रुपया। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा हो गया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगला 1 शॉट लेकर, और 1 शॉट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे भी अभी देखिए हमारा पहला चैप्टर, अब पहले चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, दूसरा चैप्टर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर तीसरे क्वेश्चन, सब आएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो आप उसको भी आसानी से कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय मां सरस्वती। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग देखिए पूछ के नंबर पे जुड़ जाइए भैया। टाइम इससे ज्यादा अब आपको नहीं मिलने वाला है, यही लास्ट टाइम है। इसी में आप जुड़ सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।